हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। तो कल हमने नोबेल पुरस्कारों पर विस्तार से बात की थी और शुरुआती जो पुरस्कार प्रदान कर दिए गए हैं उसके ही अगले चरण के रूप में या अन्य पुरस्कारों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो अभी आज की डेट में हमारे पास जो अपडेट है वो नोबेल का शांति पुरस्कार भी आ चुका है और नोबेल साहित्य पुरस्कार भी आ चुका है। लेकिन इस पर क्योंकि थोड़ा सा इन डेप्थ जाना जरूरी है, टॉपिक को समझना है और आपको अपने सिलेबस से रिलेट करते हुए इसको आगे पढ़ना है, इसलिए आज का जो पुरस्कार है ध्यान से समझिएगा। मैं जो भी उससे जुड़ी हुई जरूरी बातें हैं उस पर चर्चा करते हुए चलूंगा। तो अगर आप पहले इन खबरों को देखें तो नोबेल पीस प्राइज 2024, हु आर द विनर्स एंड व्हाई हैव दे बीन अवॉर्डेड। तो कौन है इसके विजेता इस बार और उन्हें क्यों चुना गया है, ठीक है। दूसरा जो अवार्ड है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024 विनर हान कांग्स बुक्स फ्लाई ऑफ द शेल्फ्स इन साउथ कोरिया। तो दक्षिण कोरिया से लिटरेचर या साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार जीतने वाली एक तरह से पहली महिला है या हम कहें पहली व्यक्ति हैं जो साहित्य के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया से नोबेल पुरस्कार जीत रही हैं। तो पहले हम समझेंगे कि जो नोबेल का शांति पुरस्कार है वो किस फील्ड के लिए, किस व्यक्ति को या किस संगठन को दिया गया है और फिर इन पर बात करेंगे। तो एक तस्वीर है आपके सामने जो एक पुरानी और ऐतिहासिक याद को ताज़ा करती है। आपको इस तस्वीर को देखकर समझ में आ रहा होगा कि ये परमाणु विस्फोट है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, ये वही परमाणु धमाके हैं या विस्फोट हैं जो यूएसए ने 1945 में जापान के नागासाकी और हिरोशिमा नामक शहरों पर किए थे। तो इन धमाकों का इस नोबेल प्राइज से क्या संबंध है? इस बार जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो परमाणु निशस्त्रीकरण, परमाणु निशस्त्रीकरण, आपने एक शब्द सुना होगा, इसकी दिशा में कार्य करने वाले एक संगठन को मिला है। कौन सा संगठन है, क्या उसकी भूमिका रही और किस तरह से उसके प्रयास सफल रहे, इसको देखिए। तो 10 अगस्त 1956 को एक संगठन की स्थापना की गई थी, इसका नाम है निहोन हिंडाक्यो। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहें तो ये इसका नाम है निहोन हिंडाक्यो और इनके द्वारा किए जा रहे जो प्रयास हैं इसके लिए दिया गया है। देखिए एक संगठन है निहोन हिंडाक्यो और यहाँ पर एक शब्द आपको और ध्यान में रखना है, हिबाकुशा। मैं यहाँ लिख देता हूं हिबाकुशा। देखिए जब अमेरिका ने जापान पर हमला किया तो एक बहुत बड़े क्षेत्र में लाखों लोगों की एक साथ मृत्यु हो गई। अब इसके बाद जो लोग बच गए, जो लोग उस त्रासदी को देख रहे थे, जो उसके प्रत्यक्ष लोग थे, उन्होंने मिलकर के एक आंदोलन खड़ा किया और इस आंदोलन को कहा गया है हिबाकुशा। क्या कहा गया है? हिबाकुशा। और जो संगठन है जो इस आंदोलन को चला रहा है उसका नाम है निहोन हिंडाक्यो। तो निहोन हिंडाक्यो को परमाणु हथियारों की दिशा में, इनको कम करने की दिशा में लोगों को लेकर के, लोगों से बातचीत करके, उनकी गवाहियों को दर्ज करके जो प्रयास इन्होंने शुरू किया है उसको यहाँ पर सराहना दी गई है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है परमाणु हथियारों के बारे में ये बताया है इन्होंने। जमीनी स्तर के आंदोलन है हिबाकुशा और इन्होंने कहा है कि परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया होनी चाहिए क्योंकि एक बार मानवता ने जिस दंश को झेल लिया है अब दोबारा से उस दंश को झेल पाना संभव नहीं होगा। तो अगर हम थोड़ा सा द्वितीय विश्व युद्ध के समापन की ओर आगे बढ़ें तो आपको याद होगा कि अंतिम दौर था जब जापान ने यूएस के पर्ल हार्बर पर हमला कर लिया था और इसी के जवाब में यूएसए ने जापान पर परमाणु हथियार से हमला किया। ये वही दौर था जब जर्मनी, यूएसएसआर और यूएसए और भी अन्य कई देश मिलकर के परमाणु हथियार जैसी संरचना या इस तकनीक को पाने के लिए प्रयास कर रहे थे। लेकिन पहली सफलता यूएसए को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के माध्यम से मिलती है। ये वही प्रोजेक्ट है जिसे ओपनहाइमर के द्वारा संचालित किया जा रहा था। उन पर एक मूवी भी आई है, अगर आपने नहीं देखी हो तो उसको जरूर देखिएगा। उसके बाद आता है एक दिन 6 अगस्त का और 6 अगस्त को यूएसए अपना एक लिटिल बॉय नामक जो पहला बॉम्ब था उसको गिराता है। यहाँ पर लगभग 70,000 लोगों की एक बार में मृत्यु हो जाती है और यही आंकड़ा आगे बढ़ करके लगभग 1,40,000 मौतों तक पहुँचता है। इस बीच इस हमले से जापान संभल पाता उससे पहले ही अगली तारीख आ जाती है 9 अगस्त की और 9 अगस्त के दिन फैट मैन नामक अगला बम ये नागासाकी पर गिरा देते हैं और लगभग 73,000 लोगों की मृत्यु होती है और 75,000 लोग यहाँ भी घायल होते हैं। टोटल सर्वाइवर्स लगभग 2,70,000 के आसपास थे और उन्हीं लोगों ने मिलकर के अब इस संगठन को, हिबाकुशा नामक एक आंदोलन को शुरू किया है ताकि अन्य देश आने वाले समय में ऐसी कोई भी
दुर्घटना या ऐसे किसी भी हमले को दोबारा से ना आजमाएं। ठीक है, तो ये है इसकी कहानी, याद रखिएगा। और अगर आप इसकी तस्वीरें देखें तो बहुत ही ज़्यादा भयानक रही। मतलब घटना तो जो हुई उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इन चीज़ों को जब सामने लाया जाता है तो देशों की लड़ाई तो देखिए आसान लगती है कि ठीक है, रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, लेकिन उसके बाद जो मरता है उसकी हालत क्या हो सकती है, ये जब तक सामने नहीं आएगा तब तक लोगों का अपने देश के नेताओं पर ये दबाव नहीं बन पाएगा कि भाई आप हमला करने जा रहे हैं तो हमला उतना कीजिए जितना हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो, है ना। हमला इतना ना हो कि आप अनावश्यक कितने ही लोगों को मार दें। तो ये कुछ खौफनाक तस्वीरें हैं जो यहाँ से मैंने ली हैं। इसके अलावा अगर आप क्षेत्र को देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से हो गया था, पूरा क्षेत्र वीरान हो गया था, लेकिन लोगों की मेहनत से आज वो फिर से कुछ इस तरह से दिखाई देने लग रहा है। इसी वजह से जो नोबेल पुरस्कार है वो इनको दिया गया है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, परीक्षा के लिहाज से जीएस पेपर 2 में ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसके अलावा जीएस पेपर 3 में भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। इसके अलावा क्योंकि एक आंदोलन है तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आएगा ही, संगठनों में आएगा। इसके अलावा जो तकनीक है न्यूक्लियर वेपन्स की, उस पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये पहली बार नहीं है जब नोबेल शांति पुरस्कार परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए दिया गया है। इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो 1901 से अब तक लगभग 10 बार जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए अलग अलग संगठनों और आंदोलनों को दिए जा चुके हैं। इसके पहले आप देखेंगे पूर्व जापान के प्रधानमंत्री थे इसाको सातो ने 1974 में 2 पुरस्कार जो विजेता थे उनमें से एक वो भी थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जापान के द्वारा जो परमाणु हथियार प्राप्त ना करने की नीति बनाई थी और उस पर वो टिके भी रहे, इस आधार पर उनको ये पुरस्कार दिया गया। रिसेंटली आप देखेंगे तो 2017 का जो नोबेल पुरस्कार है वो शांति का पुरस्कार, वो परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए ICAN नामक संगठन को दिया गया था। और 2024 का अब यह पुरस्कार फिर से एक आंदोलन को दिया गया है जो परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए कार्य कर रहा है। तो इसका नाम आपको लिख लेना है निहोन हिंडाक्यो। इस पर आने वाले समय में कोई सवाल पूछा जा सकता है, या अगर आप कभी मेंस का कोई उत्तर लिख रहे हो और परमाणु निशस्त्रीकरण पर बात कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा उसमें आप इसका नाम कोड कर सकते हैं। एक अपडेटेड डेटा है, 2024 का है, और क्योंकि नोबेल शांति पुरस्कार मिला है इसलिए अपने आप में एक बड़ा मैसेज भी दुनिया तक जाता है कि किस दिशा में नोबेल समिति या बड़े बड़े अवार्ड देकर के उसको प्रेरित किया जा रहा है। ठीक है, चलो आते हैं हमारे अगले वाले अवार्ड पर, जो नोबेल का साहित्य की दिशा में दिया गया पुरस्कार है। ये दिया गया है हान कांग को। तो 2024 का पुरस्कार है और ये एक दक्षिण कोरियाई लेखिका है हान कांग, जिनकी एक पुस्तक है फ्लाइंग ऑफ द शेल्फ्स, और इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए इनकी जो रचनाएं हैं, जो साहित्य है, वो कहीं ना कहीं दक्षिण कोरिया के इतिहास को संदर्भित करता है। इतिहास में जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी मानवता के खिलाफ अत्याचार हुए हैं, तो ये उस दर्द को बयान करने में अपनी कलम चलाती हैं और इसमें इन्होंने बहुत महारत भी हासिल की है। लेकिन देखिए एक बड़ी बात ये होती है कि अगर चाहे भारत का कोई लेखक हो, दक्षिण कोरिया का हो, सऊदी अरेबिया का हो, अगर वो इंग्लिश में नहीं लिख रहा है तो संभवतः उस पुस्तक को नोबेल मिल पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि नोबेल समिति के सामने कोई भी पुस्तक अंग्रेजी में पहुंचनी आवश्यक है। तो इन्होंने तो कोरियाई भाषा में ये पुस्तक लिखी थी, लेकिन इसका जब अनुवाद किया गया तो अनुवाद का महत्व यहाँ पर समझ में आता है, क्योंकि अगर अनुवादक मुख्य पुस्तक के उस भाव को समझने में असफल रहते हैं तो वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाएगी वो पुस्तक जो वास्तव में उसे छोड़ना चाहिए था। तो यहाँ पर अनुवादक को भी धन्यवाद दिया गया है कि उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से उन भावों को समझते हुए उसका अनुवाद किया होगा, जिसके माध्यम से फिर इनकी इस पुस्तक को यह पुरस्कार मिला है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, 2016 में हान कांग की एक और जो पुस्तक थी द वेजिटेरियन, इन्हें 2016 का मैन बुकर पुरस्कार भी दिया गया था। इनके साथ एक और लेखिका थी जिनको ये पुरस्कार इन्होंने साझा किया था, तो आपको उनका नाम बताना है, यही आज का हमारा प्रश्न भी है। तो नोबेल पुरस्कार विजेता हान कांग के साथ किस लेखिका ने 2016 का मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था? ये आपके ऑप्शंस है, माइकल हॉफमैन, डेजी रॉकवेल, डेबोरा स्मिथ या फिर डेविड डेव। इसको मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था सर इंग्लिश में भी प्रश्न होना जरूरी है, तो दिया हुआ है विच राइटर वन द 2016 मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज अलोंग विद द नोबेल प्राइज विनर हान कांग। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना ना भूलें। आप एक चीटिंग भी कर सकते हैं, नहीं आ रहा है गूगल कर लीजिए,
क्योंकि देखिए हमारा उद्देश्य है आपको उन चीज़ों को याद कराना, लर्न कराना। अभी के लिए कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप सब पहले से याद किए हों, आपको अभी इन्हें याद करना है, गूगल कर लीजिए, लेकिन इसका उत्तर कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिएगा ताकि लंबे समय तक ये चीज़ें आपको याद बनी रहे। तो आज के इस डिस्कशन में हमने लगभग, कल का अगर हम मिला ले तो हमने 5 नोबेल प्राइज को कवर किया है। जी हाँ, मुझे याद है मेडिसिन पर हम अभी अलग से और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी एक पुरस्कार और बाकी है जिसे हम सोरियस रिक्सबैंक पुरस्कार कहते हैं, जो इकोनॉमी के क्षेत्र में दिया जाता है। तो वो पुरस्कार जैसे ही आएगा मैं उसको भी जल्दी ही कवर करूंगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और सीखना चाहते हैं, यूपीएससी की जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और पीसीएस एग्जाम से भी जुड़े हुए हैं, तो जल्दी हम इस चैनल पर बहुत सारे नए प्रोग्राम्स लेकर के आ रहे हैं, जो कि डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस होगा, 1-on-1 लाइव कन्वर्सेशन हो सकती है जिसमें आप सीधे मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, और जल्दी हम टेलीग्राम के जो ग्रुप्स हैं उनके लिंक्स भी आपके साथ शेयर कर देंगे ताकि आप लोग जो खास तौर से नए मेंबर्स हैं वो भी उन ग्रुप्स से जुड़ करके सीधे मुझसे डिस्कशन कर सकें और अपने आंसर राइटिंग भी चेक करा सकें। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। और आज दशहरा भी है तो आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।